हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिनको हमने अपनी एक्टिवेशन फंक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बट वहाँ पे हमने इन डिटेल नहीं पढ़ा था। जैसे आपको पता होगा, हमने सिग्मॉइड और 10H के साथ पढ़ा था कि उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है? तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसी वैनिशिंग ग्रेडियंट है, इसकी एक अपोजिट प्रॉब्लम भी है, वो है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो हम इसको भी देखेंगे कि ये क्या होती है। फिर एक छोटी-सी माइनर प्रॉब्लम है, वो है डाइंग वैल्यू। ऑल्दो मैंने डाइंग वैल्यू बता दी है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो आपको पता होगा वैनिशिंग ग्रेडियंट कहाँ पे होती है, कैसे होती है। तो हम इन सब का ना कॉजेज़ डिस्कस करेंगे कि क्या इनको क्यों होती हैं ये, ठीक है? उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इनको ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब इनके फिक्स, ठीक है? उसके बाद ये देखेंगे मैथमेटिकली कि ये हो कैसे रही हैं। तो आपको इन डेप्थ समझ आ जाएगा कि होती क्यों है, कैसे होती है और कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? अरे यार, वॉच टाइम बहुत गिर पे लगा हुआ है यार, बढ़ाओ यार वॉच टाइम। ठीक है? तो सबसे पहले वैनिशिंग ग्रेडियंट से शुरू करते हैं। तो मेरे को एक स्लाइड खोलने दो यहाँ। अ, फर्स्ट होगा हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट। आई होप आपको नोट्स में राइटिंग थोड़ी ठीक-ठाक मिल ही रही होगी। मेरी राइटिंग इतनी भी तगड़ी नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं ट्राई करता हूँ कि ठीक-ठाक लिखूँ, ठीक है? तो पहले ये वैनिशिंग ग्रेडियंट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा मतलब जनरल बात। तो ये आपके न्यूरल नेटवर्क्स में पाई जाती है ये प्रॉब्लम, ठीक है? ये होती कब है कि जब जब आपके ग्रेडिएंट्स ना बहुत स्मॉल हो जाते हैं। जब आपके जो लॉस ग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो आपके लॉस ग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बहुत छोटे हो जाते हैं, टू स्मॉल। अब देखो, लॉस ग्रेडिएंट बहुत छोटे हो जाएँगे, तो आपको जो वेट अपडेशन वाला फ़ॉर्मूला है, ये हम एमएलपी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो जाओ और एमएलपी वाली वीडियो देख के आओ, तब समझ आ जाएगा। तो हम उस लॉस ग्रेडिएंट का ना वेट अपडेशन के टाइम यूज़ करते हैं। अगर वो लॉस ग्रेडिएंट बहुत छोटा होगा, तो वेट अपडेशन भी बहुत छोटा होगा। मतलब ना के बराबर ही होगा वो वेट अपडेट। तो फ़ायदा क्या है? बैक प्रोपगेशन का मेन पॉइंट ही ये है कि वेट अपडेट हो। अब अगर लॉस ग्रेडिएंट बहुत छोटा चले गया और वेट अपडेट नहीं हो पा रहा, वेट अपडेट नहीं हो पा रहा तो हमें नया वेट नहीं मिल पा रहा, तो क्या फ़ायदा बैक प्रोपगेशन का? इससे बढ़िया तो ना ही करते, है ना बोल? तो यही है, तो लॉस ग्रेडिएंट बहुत छोटा हो गया, जिससे हमारे लिए वेट अपडेशन क्या हो गया? डिफ़िकल्ट हो गया। तो हमारे लिए हो गया वेट अपडेशन डिफ़िकल्ट। तो इन शॉर्ट जनरल बात तो यही हो गई इसकी। अब मैथमेटिकल वगैरह देख लेंगे। ठीक है? तो अब वेट अपडेशन डिफ़िकल्ट हो गया, तो हमारे मॉडल की स्लो ट्रेनिंग होगी। तो हमारा मॉडल क्या होगा? स्लो ट्रेन होगा। क्यों होगा स्लो ट्रेन? अ, बेसिकली यहाँ ट्रेनिंग से मैं बैक प्रोपगेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ठीक है? कि मतलब बैक प्रोपगेशन बहुत स्लो हो जाएगा, तो हमारी मॉडल की ट्रेनिंग भी स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो स्लो ट्रेनिंग या फिर आप बोल सकते हो स्लो बैक प्रोपगेशन। ठीक है? समझ आ गया ये? अब कॉजेज़ पढ़ लेते हैं इसके कि होते क्यों हैं ये। देखो, कॉजेज़ आपको पता है ऑलरेडी। पहला, एक्टिवेशन फंक्शंस की वजह से। एक्टिवेशन फंक्शन, अगर आपने अच्छा सा एक्टिवेशन फंक्शन चूज़ नहीं कर रखा। अगर आपने एक्टिवेशन फंक्शन ले रखा है सिग्मॉइड, ठीक है? या फिर आपने ले रखा है 10H, ठीक है? अगर इन दोनों को आपने ले रखा है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्टिवेशन फंक्शन वाली वीडियो में। तो जाओ और एक्टिवेशन फंक्शन वाली वीडियो देख के आओ। लेकिन कुछ और भी रीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो। अ, ये मेन रीज़न है, अगर मैं बोलूँ तो ये मेन रीज़न है, बट कुछ साइड रीज़न्स भी हैं, जैसे कि आपके जो मॉडल है, जो आपका न्यूरल नेटवर्क है, उसमें आपने बहुत सारी लेयर्स बना रखी है। क्या बना रखी है? टू मच लेयर्स, टू मच लेयर्स। मतलब मैं हिडन लेयर की बात कर रहा हूँ, आपने बहुत सारे हिडन लेयर्स बना रखे हैं। टू मच हिडन लेयर्स, ठीक है? तो आप बोलोगे हिडन लेयर्स क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, हिडन लेयर्स से फ़र्क ये पड़ रहा है कि जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, उतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होंगी। देखो, आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो बैक प्रोपगेशन में? मान लो ये आपकी इनपुट लेयर है, ठीक है? फिर ये आपकी हिडन लेयर आ रही है, ठीक है? ये सेकंड वाली आपकी हिडन लेयर है और थर्ड वाली आपकी आउटपुट लेयर है। ये आपका पहला टाइप का न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है? ये न्यूरल नेटवर्क 1, ठीक है? आप बैक प्रोपगेशन में पीछे की तरफ इनटू करते हो आप लॉस ग्रेडिएंट्स को, इतना पता है ना?
एमएलपी वाली वीडियो में बताया था, हम पीछे की तरफ आते हैं इनटू करते हुए लॉस ग्रेडियंट्स को एक-एक करके, ठीक है? तो आप पीछे आओगे, अब पीछे आप कैसे आते हो? मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है? अब जितना आप पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करोगे ना, वो उतना और स्मॉल होता जाएगा। मतलब मान लो अगर यहाँ पे वो वैल्यू 8 थी, पीछे जाके 5 हो गई, फिर और कम हो के 1 हो गई, ठीक है? ऐसे पीछे जाके कम होती है। वैल्यू आपकी जो ग्रेडिएंट की वैल्यू होती है, वो पीछे जाते हुए कम होती है, ठीक है? अब आपने लेयर बहुत ज़्यादा ही रख ली। मान लेते हैं ये आपका न्यूरल नेटवर्क 2 है। ये आपकी इनपुट लेयर हो गई, ये आपकी सेकंड या हिडन लेयर हो गई, ये वाली भी हिडन लेयर हो गई, ये भी हिडन हो गई, ये भी हिडन हो गई, ये भी हिडन हो गई, फिर ये आपकी आउटपुट हो गई, ठीक है? यहाँ पे आपके पास बस 3 लेयर थी, ओवरऑल 3 लेयर थी, यहाँ पे आपके पास 7 लेयर हैं। अब यहाँ पे भी आप सेम पीछे की तरफ मल्टीप्लाई में जाओगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे पहले 8 था, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पहले 8 था थर्ड लेयर पे, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे 8 था, 6 था, 2 था, 2 से 1 हुआ, फिर 0 पॉइंट बहुत ही छोटा हो जाएगा। मतलब जितनी लेयर होंगी, उतना पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करेगा, उतना आपका स्मॉल होता रहेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा बहुत स्मॉल, टू स्मॉल, ठीक है? तो एक रीज़न ये है, क्योंकि पीछे की तरफ जाती है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए जाती है और मल्टीप्लाई में आप देखो जितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते रहोगे, उतना वो और छोटा होता रहता है, ठीक है? समझ गए होगे, तो बेसिक मैथ है, राइट? अब तीसरा रीज़न है वेट इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? वेट इनिशियलाइज़ेशन अ, ये भी मतलब कॉमन है, बट ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं इसको। इसमें क्या होता है कि मतलब देखो, स्टार्टिंग में जो आपके वेट्स होते हैं, वो आप खुद लेते हो। आपने एमएलपी वाली वीडियो में देखा था कि जो पहले तो आपका मॉडल रैंडमली उठाता है ना शुरुआत में वेट्स, वो तो आपके कहीं से नहीं आ रहे, वो तो बाद में जाके बैक प्रोपगेशन करता है, तो उन वेट्स को एडजस्ट करता रहता है। बट मान लो आपके मॉडल ने जो शुरुआत के वेट्स उठाए हैं, वही उसने बहुत गलत उठा दिए, ठीक है? उसने जो स्टार्टिंग के वेट्स है, वही बहुत स्मॉल उठा लिए। ये भी तो हो सकता है। मॉडल है, उसने रैंडमली उठाना है कुछ भी। अगर उसने रैंडमली उठाया और वेट्स जो शुरुआत के थे, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल निकले, ठीक है? तब तो क्या होगा? वो तो और जल्दी पीछे की तरफ जैसे ही आएँगे आपके, मैंने कहा आप लेयर से पीछे की तरफ आते हो, पीछे आते-आते वो बहुत छोटे हो जाएँगे, ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इससे क्या हो सकता है आपके स्टार्टिंग वेट्स स्मॉल होंगे। जब स्टार्टिंग में ही स्मॉल हो गए तो आगे जाके तो उसने और स्मॉल हो जाना है। स्टार्टिंग वेट्स टू स्मॉल। तो इसको फिक्स करने के तरीके होते हैं, ठीक है? अब फिक्सेस बताते हैं इनके कि इनको फिक्स कैसे करो। प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली कि क्यों हो रहे हैं। अब तरीका तो बताओ इनको फिक्स कैसे करोगे? फिक्स देख लेते हैं। पहला, अच्छे एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करो। बेटर एक्टिवेशन फंक्शन। कौन से बेटर एक्टिवेशन फंक्शन? आपके रेलू हो गए, ठीक है? आपका लीकी रेलू हो गए, आपका एलू हो गया, आपका पैरामेट्रिक रेलू हो गया, ठीक है? इन टाइप का यूज़ करोगे तो आपको नहीं आएगी ये वाली प्रॉब्लम। तभी हम जनरली हिडन लेयर्स के लिए रेलू का यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? सेकंड वेट इनिशियलाइज़ेशन वाली बात बोल रहा हूँ मैं जो, प्रॉपर वेट इनिशियलाइज़ेशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। यूज़ वेट इनिशियलाइज़ेशन टेक्निक। अब देखो अब मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है? आप कमेंट कर देना तो मैं एक वेट इनिशियलाइज़ेशन के ऊपर इनके मैथमेटिकल उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा। ऑल्दो इतना नेसेसरी नहीं है ये, ठीक है? बहुत रेयरली आती है ये वाली वेट इनिशियलाइज़ेशन वाली प्रॉब्लम। बट अगर आपको सीखना ही है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँगा, मैं सिखाऊँगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं कुछ फेमस वेट इनिशियलाइज़ेशन टेक्निक के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है आपके पास ज़ेवियर इनिशियलाइज़ेशन या फिर हम उसे दूसरे नाम से बोलते हैं ग्लोरॉट भी। तो एक तो इसका नाम हो गया ज़ेवियर या फिर कुछ लोग इसे ग्लोरॉट बुलाते हो, ठीक है? आप यहाँ पे लिख देना इनिशियलाइज़ेशन टेक्निक। एक दूसरा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपने शायद सुना भी होगा, क्या पता नाम मशीन लर्निंग अगर आपने मेरे से ही पढ़ी है तो। एक होती है ही इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? काफ़ी ईज़ी रहती है और लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छे देती है ये ही इनिशियलाइज़ेशन। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। इनसे क्या होता है जो आपका स्टार्टिंग वेट्स होते हैं, वो ऑप्टिमाइज़ रहते हैं। मतलब जो आपका मॉडल स्टार्टिंग में रैंडमली वेट्स उठाता है, वो अच्छे रहते हैं। मतलब ना ज़्यादा छोटे रहेंगे, ना ज़्यादा बड़े रहेंगे। ठीक है?
तो ये आपकी इनिशियलाइज़ेशन टेक्निक्स हो गई कुछ, जिनका आप यूज़ करके ये अ, फिक्स कर सकते हो। तीसरा आपका हो गया बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर का यूज़ कर सकते हो आप। बैच या फिर इन शॉर्ट बोल सकते हो आप नॉर्मलाइज़ेशन लेयर्स का यूज़ कर सकते हो। अब देखो जब हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे ना कि मतलब इनमें होते कौन-कौन से लेयर हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, वहाँ पे आपको एक लेयर मिलेगी बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर्स। ये क्या होते हैं ना मतलब अ, आपके आउटपुट को नॉर्मलाइज़ करते हैं किसी भी आगे भेजने से पहले। तो आपके जो ग्रेडिएंट होते हैं ना, वो ज़्यादा श्रिंक नहीं करते, ठीक है? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मान लो आपकी एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है। अब ये आउटपुट जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी एक लग जाएगी बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर। अब मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? वो अलग ही एक लेयर बनती है, पूरी हिडन लेयर उसकी, ठीक है? अब ये नॉर्मल था, बट आपने एक बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर लगा दी न्यूरॉन के बीच में। अब जब भी यहाँ से आउटपुट जाएगा ना, वो नॉर्मलाइज़ होके जाएगा आगे। यहाँ से जब जाएगा, नॉर्मलाइज़ होके जाएगा आगे। यहाँ से जब जाएगा, नॉर्मलाइज़ होके जाएगा आगे। तो उससे क्या होता है, जो आपके ग्रेडिएंट्स होते हैं, वो ज़्यादा श्रिंक नहीं करते। ग्रेडिएंट्स डोंट श्रिंक मच, डोंट श्रिंक मच, ठीक है? तो ये भी एक तरह का फिक्स है, जिससे आप वैनिशिंग ग्रेडिएंट को अवॉइड कर सकते हो। बट मोस्टली वैनिशिंग ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम हमने देखा है, तो वो जनरली आपके एक्टिवेशन फंक्शन की वजह से होती है। वेट इनिशियलाइज़ेशन की वजह से भी रेयर होती है और आपके ये बैच नॉर्मलाइज़ेशन वाला लेयर आपको लगाने की जनरली ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है? तो आप अगर अपना एक्टिवेशन फंक्शन ठीक चूज़ करोगे, ऑफ कोर्स आप इस वैनिशिंग ग्रेडिएंट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? और हम इस बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर को इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे जाके, जब मैं लेयर्स वाली वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं सारी लेयर्स का जो आप प्रैक्टिकल में यूज़ करने वाले हो, उन लेयर्स की मैं डिस्क्रिप्शन दूँगा कि कैसे काम करती है। उसके बाद हम इनका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हर लेयर प्रैक्टिकली कैसे काम कर रही है, मॉडल बनाते वक़्त, ठीक है? क्योंकि आप खुद के मॉडल्स बनाओगे न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? अ, तो ये हो गए आपके कॉजेज़, ये हो गए आपके फिक्स। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैंने मैथ्स लास्ट में जोड़ा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिकल बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैथमेटिकल आखिरी में जोड़ते हैं, ताकि मतलब आप इतना भी पढ़ लो तो काफ़ी है। वो ये मैथमेटिकल वाला सेक्शन सिर्फ़ इसलिए कि अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है? कल को जाके आपको रिसर्च वर्क में जाना है डीप लर्निंग के। भई देखो फ़ायदे तो हर चीज़ के ही हैं, ठीक है? बट अगर आपको थोड़ा जल्दीबाज़ी करनी है तो आप मैथमेटिकल वाला छोड़ सकते हो। बट एट द एंड आगे जाके आपको आना पड़ेगा वापस मैथमेटिकल पढ़ने, ठीक है? अब सिंस ये प्रॉब्लम जनरली सिग्मॉइड फ़ंक्शन और टैनH फ़ंक्शन से होती है, तो हम इस मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल के लिए लेंगे अपना सिग्मॉइड फ़ंक्शन, ठीक है? अब सिग्मॉइड फ़ंक्शन कैसा होता है आपका? ज़ेड पास करते हैं उसके अंदर और उसका फ़ॉर्मूला होता है ऐसा कुछ 1/1 प्लस ई की पावर माइनस ज़ेड। ये मैंने सिग्मा एक्टिवेशन फ़ंक्शन वाली वीडियो में बता रखा है अच्छे से, वहाँ जाके आप देख लेना। फिर डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड, सिग्मॉइड का डेरिवेटिव क्या होता है? ये एमएलपी वाली वीडियो में भी बताया था मैंने, ठीक है? सिग्मॉइड का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो आप? उसका ये होता है सिग्मॉइड का डेरिवेटिव अ डेरिवेटिव दिखाने के लिए हम ऊपर ना एक ऐसे एक मार्क टाइप का लगाते हैं, कोट टाइप का, ठीक है? ज़ेड इक्वल टू ज़ेड 1 माइनस ज़ेड, ठीक है? तो ये आपका डेरिवेटिव होता है। सिग्मॉइड फ़ंक्शन को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है? ये हमने एमएलपी वाली वीडियो में इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। जाओ देख के आओ, समझ जाओगे सब यार, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है? अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो 3 लेयर्ड नेटवर्क है, ठीक है? हमारे पास जो मॉडल है उसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है? एक इनपुट लेयर हो गई, एक हिडन लेयर हो गई और एक आउटपुट लेयर आ रही है, ठीक है? अ, 3 लेयर्स हैं और मान लेते हैं हमारा जो स्टार्टिंग वेट है, वो ले लेते हैं हम अपना 0.5, सारी लेयर्स के लिए 0.5 ले रहे हैं, अलग-अलग नहीं ले रहा मैं। W1, W2, W3 सारे ही 0.5 हैं, ठीक है? और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, इसको ले लेते हैं 1 जो आगे जाके पास होने वाला है, ठीक है? बहुत सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क है, ऐसा है ये। यहाँ से इनपुट पास हो रहा है, हिडन लेयर में जा रहा है, आउटपुट निकल रहा है, बस ऐसा है ये मॉडल, ठीक है? समझाने के लिए बस। चलो तो पहले फर्स्ट लेयर में देखते हैं, पहले फर्स्ट लेयर में चलते हैं अपने, फर्स्ट लेयर, ठीक है?
सबसे पहले आप अपने Z1 कैलकुलेट करते हो, ठीक है? ये अभी फॉरवर्ड प्रोपगेशन चल रही है। Z1 आप कैसे निकालते हो? W1 x1 W इंटू एक्स, मतलब आप वेट और उसको मल्टीप्लाई करते हो ना। जनरली वो फॉर्मूला ऐसा होता है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बायस, बट हमारे केस में हमने एक ही वेट ले रखा है और एक ही इनपुट ले रखा है शॉर्ट करने के लिए, तो इसलिए 0.5 इंटू 1, तो ये आपका 0.5 ही आएगा। अब जब आप z निकाल लेते हो जो आपका वेटेड सम है, उसके बाद आप क्या करते हो? एमएलपी वाली वीडियो में समझा आपने, एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हो ऑफ कोर्स, ठीक है? तो मैं जो भी एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट आ रहा है मैं उसको ए से दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट लेयर का तो A1 से, तो आप इस 0.5 को अपने सिग्मॉइड फंक्शन के उसके अंदर डाल दो, ठीक है? 1/1 प्लस ई माइनस 0.5, ठीक है? तो ऐसे आ डालोगे 1/1 प्लस ई माइनस 0.5, तो इसको कैलकुलेट करना, ये आएगा आपका 0.62, ठीक है? अब सेकंड लेयर पे जाएंगे। सेकंड लेयर के लिए अब आप क्या निकालोगे? Z2, Z2 में भी सेम W इंटू x1, W हमने सब सारी लेयर के लिए 0.5 ले रखा है। अब अगली लेयर के लिए आपका ये वाला इनपुट बन जाएगा, जो आपकी फर्स्ट लेयर का आउटपुट आ रहा है वो सेकंड लेयर के लिए इनपुट है, तो ये 0.62 इसके लिए इनपुट है, ठीक है? तो इंटू करो तो ये आएगा 0.31। अब सेम इस पे आप अपना एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो, तो अब निकलेगा A2, तो वही 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 0.31, इसको कैलकुलेट करना। देख लेना यार, अगर मैथमेटिकल गलत भी हो रहा है मेरे से तो थोड़ा समझ लेना। 0.58, ठीक है? अब थर्ड लेयर पे चलते हैं। थर्ड लेयर Z3 निकलेगा ऑफ कोर्स, वेट तो हमने सबके लिए 0.5 लिया है। अब सेकंड लेयर का आउटपुट थर्ड लेयर के लिए इनपुट बन जाएगा, यानी आपका ये 0.58, 58 ही है ना, मतलब 38 है वो। तो इसको कैलकुलेट करो, ये आपका आएगा 0.29, ठीक है? फिर A3 निकालेंगे, इस पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे आपके 0.29 पे, तो ये आपका आएगा 0.57। तो आपका फाइनल आउटपुट ये आ रहा है, जो आपकी थर्ड लेयर जो आपका आउटपुट लेयर बाहर फेंक रही है, ठीक है? ये आपका आउटपुट है, ठीक है? अब आप ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करो। ग्रेडियंट्स मतलब बैक प्रोपगेशन में वाले फेज में आ गए हैं। अब हम पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है? आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से आपका बैक प्रोपगेशन वाला फेज शुरू हो रहा है। अब मैं पूरा सब कुछ नहीं करके दिखाऊंगा कि लॉस वगैरह सब कुछ, मैं बस ग्रेडियंट ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेडियंट्स, क्योंकि हमें बस मेरे को ये दिखाना है कि ग्रेडियंट्स कैसे गिर रहे हो पीछे की तरफ जाते हैं। कंप्यूट ग्रेडियंट्स, तो सबसे पहले लास्ट लेयर के लिए निकालेंगे। लास्ट लेयर कौन सी है आपकी? थर्ड लेयर ऑफ कोर्स, ठीक है? थर्ड लेयर के लिए कैसे निकालोगे ग्रेडियंट? आपको जो मैंने डेरिवेटिव निकाला ना यहाँ, इसके अंदर वैल्यू डालनी है आपको, डेरिवेटिव वाले सिग्मॉइड में, ठीक है? तो इसके लिए डालोगे आप Z3 के लिए, सबसे पहले Z3 के लिए डालोगे, तो Z3 के लिए कैसे डालोगे? आपका 0.57 आया, तो आप डालोगे यहाँ पे 0.57, फॉर्मूला क्या था? 0.57 इंटू 1 माइनस 0.57, ऊपर देख लेना डेरिवेटिव का फॉर्मूला यही था, तो ये आएगा 0.25, ठीक है? चलो सेकंड लेयर पे चलो। सेकंड लेयर आपका, ये आपका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं हम इसका Z2 का, ठीक है? Z2 के लिए क्या आया था हमारे पास? ये देखो 0.58, तो फॉर्मूले में डाल दो 0.58 इंटू 1 माइनस 0.58, कैलकुलेट डालो अपने कैलकुलेटर में से, तो ये अराउंड आएगा 0.24, ठीक है? अब अपनी इनपुट लेयर के लिए, जो आपकी फर्स्ट लेयर है ऑफ कोर्स, उसके लिए निकालते हैं फर्स्ट लेयर, तो Z1, ठीक है? उसके लिए कितना आया था? 0.62, राइट? 0.62 इंटू 1 माइनस 0.62, ये अराउंड आएगा 0.23, ठीक है? अब आप बैक प्रोपगेशन में पीछे की तरफ जाते हो, ठीक है? तो आप सारे ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करते जाते हो पीछे की तरफ जाते जाते, तो हम निकालते हैं अपना ओवरऑल ग्रेडियंट। मैंने अभी आपको बताया ना, पीछे की तरफ जाते हैं हम, जब हम कॉस वगैरह पढ़ रहे थे,
तो आपको थर्ड लेयर से फर्स्ट लेयर की तरफ अपने ग्रेडिएंट्स को इनटू करना है। ये बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअल प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। ग्रेडिएंट इनटू थोड़े अलग तरीके से होते हैं, वो आपने एमएलपी वाली वीडियो में देखे हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में क्यों दिखा रहा हूँ इसे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ग्रेडिएंट कितना ज़्यादा गिर जा रहा है, ठीक है? तो अब देखो आप 0.25 था, इंटू 0.24 था, एंड इसके बाद ये लास्ट वाला का 0.23 था। अब इसको कैलकुलेटर में डालोगे, ये अराउंड आएगा 0.0138, ठीक है? ओवरऑल ग्रेडिएंट इतना आ रहा है, जो कि क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है ना ये, ठीक है? बहुत छोटी आ रही है। इससे क्या होगा, आपके आउटपुट लेयर के जब पीछे की तरफ आ रहा है, आपकी ऐसी लेयर्स है ना, ये इनपुट है, ये आपके हिडन है, देन आपकी ये आउटपुट है, ठीक है? यहाँ तक तो चलो ठीक, अपडेशन होगा, ठीक है? जब यहाँ पे अपडेट कर रहा हो, सॉरी, आउटपुट यहाँ निकलता है ना बाहर, ठीक है? यहाँ तक तो चलो ठीक अपडेशन होगा, क्यों अभी वेट ठीक-ठाक वैल्यू है उसकी, 0.25 है ग्रेडिएंट की वैल्यू, ठीक है? अब वो पीछे आ जाएगा इधर, इस वाले पे। अब इस पे आ जाएगा तो आपके 0.25 इंटू 0.24, पुराने वाले ग्रेडिएंट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं ना। अब 0.24 तो इसका खुद का है, और 0.25 इसके पुराने वाले का, आगे वाले का है, मतलब लेयर थर्ड का है। तो ये इंटू होंगे, तो थोड़ी कम हो जाएगी वैल्यू। वैसी अब ये इस पे जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.24, और इसका खुद का तो 0.23 है ही, ठीक है? तो वो और कम हो जा रही है। तो मतलब ये स्टार्टिंग वाली अर्ली लेयर्स है ना, जो आपकी स्टार्टिंग की लेयर्स हैं, जो इनपुट लेयर के आसपास की लेयर्स हैं, इसमें इतना कम वैल्यू आ रही है ग्रेडिएंट की। अब इतनी कम वैल्यू आ रही है तो वेट अपडेट तो होगा ही नहीं। वेट अपडेशन के फॉर्मूला आपको पता है, लॉस ग्रेडिएंट का टर्म आता है एक पूरा, ठीक है? अब वो लॉस ग्रेडिएंट का टर्म बहुत छोटा है। अब वो लॉस ग्रेडिएंट का टर्म बहुत छोटा है, तो अपडेशन तो होने नहीं वाला, ठीक है? अब अगर टर्म बहुत छोटा है तो अपडेशन तो होने नहीं वाला, मतलब नेग्लिजिबल अपडेशन होगा, ठीक है? 0.0001 से चेंज हो रहा है, तो वो कुछ अंतर है उसका 0.001 से चेंज होने का? क्या फ़र्क पड़ता है उससे चेंज हो ना हो, इससे बढ़िया तो ना ही होता भाई, है ना? तो नो अपडेशन, ना के बराबर अपडेशन है। होता है अपडेशन, लेकिन वो ना के बराबर होता है, ठीक है? सो हम मान सकते हैं कि अपडेशन नहीं हो रहा है एक तरह से, ठीक है? और ये देखो, ये तो सिर्फ़ 3 लेयर्स थी। ये तो हमने सिर्फ 3 लेयर ली थी, उसी में वैल्यू जाके इतनी गिर गई 0.0138। अब मैं जो गलती से 10-15 लेयर ले लेता, इसकी तो ऐसी-तैसी हो जाती है एक ही बार में। ये तो 0 ही पहुँच जाता पूरा ग्रेडिएंट की वैल्यू, ठीक है? तो यही चीज़ है आपके। तो मैंने आपको मैथमेटिकली दिखा दिया कि कैसे गिरती रहती है वैल्यू, आप पीछे की तरफ आते रहते हो ग्रेडिएंट्स की, ठीक है? तो नो अपडेशन, वेट अपडेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसकी ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों नहीं हो पाते वेट अपडेट जब आप सिग्मॉइड का यूज़ करते हो, और कैसे होती है आपकी वैनिशिंग ग्रेडिएंट, क्योंकि वेट बहुत कम हो जा रहे हैं, ग्रेडिएंट्स वैनिश होने लग जा रहे हैं जैसे-जैसे पीछे आ रहे हैं, इसलिए हम उसे वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है? अब अगर इसको आप थोड़े ग्राफ से समझना चाहते हो, तो मैं एक थोड़ा ग्राफ भी बता देता हूँ ऐसे, ठीक है? मैं एक ग्राफ से बता देता हूँ। माफ़ करना अगर मेरी लाइन टेढ़ी-मेढ़ी रहे, होप सो ये ठीक कर दे इसे। नहीं कर रहा है ये। ठीक है? ये ग्राफ है आपका, और इस वाले साइड पे मैं दिखाऊँगा, आपके वाई एक्सिस पे रहेंगे आपके ग्रेडिएंट्स, ग्रेडिएंट्स, ठीक है? और एक्स एक्सिस पे रहेंगी आपकी लेयर्स, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये वाली लेयर आपकी आउटपुट लेयर है, ठीक है? देन आपकी ये सेकंड लास्ट लेयर है, मतलब लेयर 3 मान लेते हैं चलो। फिर आपकी ये लेयर 2 है, ये हिडन लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ हम लेयर 2, लेयर 1 लिख रहा हूँ ना, देन ये आपकी लेयर 1 है, एंड देन आपकी ये इनपुट लेयर है। तो यहाँ पे कैसा ट्रेंड चलेगा, आउटपुट लेयर के टाइम तो आपका ग्रेडिएंट ठीक है? अच्छा खासी वैल्यू है ग्रेडिएंट की। बट जैसे-जैसे वो इनपुट लेयर पे आएगा, वो नीचे गिरता रहेगा। नीचे, 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 नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, और एक टाइम के बाद पूरा खत्म हो जाएगा वो, ऐसे। तो ऐसा ट्रेंड चलता है आपके लॉस ग्रेडिएंट में। आउटपुट लेयर में इतना है, फिर लेयर 3 के टाइम थोड़ा कम हो गया है, लेयर 2 पे और थोड़ा कम हो गया है,
लेयर 1 में और कम, और धीरे-धीरे जाते-जाते खत्म हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लेयर 2 पे ही खत्म हो जाए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आए कि इनपुट लेयर पे ही खत्म हो रहा है, नहीं। कभी-कभी लेयर 2 पे ही खत्म हो जाए, ठीक है? तो मतलब आपका जो ग्रेडिएंट है, वो अप्रोच करता है किसको? 0 को। ऑफ कोर्स लड़की को तो अप्रोच नहीं करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा वो, ठीक है? अ, तो तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है इसका। तो इसी के साथ हमारा वैनिशिंग ग्रेडिएंट आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। हमने पहले इसका थोड़ा जनरल बातें करी इसके बारे में कि होता क्या है, फिर कॉजेज़ पढ़ लिए। मेन कॉज़ तो वही एक्टिवेशन फंक्शन ही रहता है आपका हमेशा। फिर मैंने कुछ और कॉज़ बताए आपको। उसका फिक्स करने का कॉज़ सिंपल है यार, एक्टिवेशन फंक्शन जड़ है तो उसे हटा दो, रैलो यूज़ करो, ठीक है? देन उसका मैंने मैथमेटिकली बता दिया कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है वो, ओके? देन उसका थोड़ा एक ग्राफ भी बता दिया। मतलब ऐसा कुछ बड़ा ही खतरनाक ग्राफ नहीं है वो, नॉर्मल सा, ठीक है? अब वैनिशिंग ग्रेडिएंट हो गया। अब बात करते हैं अपने एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट की। अपोज़िट है इसका। हाँ, थोड़े कॉजेज़ वॉजेज़ में चेंज है, बाकी वैनिशिंग का उल्टा है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट, ठीक है? तो पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है? अब ये क्या होता है, इसमें ये मैंने ये बता दिया आपको अपोज़िट है। तो इसमें आपके जो वेट्स हैं, उसमें वेट्स खत्म हो रहे हैं धीरे-धीरे। इसमें वेट्स इतने बढ़ जा रहे हैं कि वो मतलब ज़्यादा ही खतरनाक बढ़ जा रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके वेट्स में बहुत बड़ा अपडेट आ जा रहा है, ठीक है? आपके जो लॉस ग्रेडिएंट्स हैं, वो काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। बिग लॉस ग्रेडिएंट्स। आपको क्या मिल रहे हैं? बहुत बड़े लॉस ग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। अब ज़्यादा बड़े लॉस ग्रेडिएंट्स हैं तो जो आपका वेट अपडेशन होगा, उसमें भी बहुत अच्छा खासा जंप होगा, ठीक है? तो आपका जो वेट अपडेशन है, उसमें भी ड्रास्टिक चेंजेज़ होंगे। ड्रास्टिक चेंज इन वेट अपडेशन, मतलब मान लो पहली आइटरेशन में आपका वेट अपडेशन था 4, ठीक है? वो 4 से बढ़ के सीधा 400 हो गया, ठीक है? फिर 400 से 4000 हो गया। तो ऐसे मतलब बड़े जंप्स में आपका वेट अपडेट हो रहा है, ठीक है? ड्रास्टिक चेंज इन वेट अपडेशन, राइट? तो ये आपका होता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट। अब आप बोलोगे ड्रास्टिक चेंज से क्या दिक्कत है? अब देखो ड्रास्टिक चेंज से दिक्कत ये है कि आपका जो मॉडल होता है, आपका न्यूरल नेटवर्क होता है, जो आपका ऑप्टिमाइज़र होता है, वो कभी कन्वर्ज नहीं कर पाता, ठीक है? कन्वर्जेंस कभी हो ही नहीं पाती, कन्वर्जेंस फेल्स। अब क्यों नहीं हो पाती? बताता हूँ मैं। उसके लिए मैं एक नॉर्मल सा आपको ग्रेडिएंट डिसेंट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऑप्टिमाइज़र तो कोई भी चलेगा, हम तो एक्सप्लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो आपका ग्रेडिएंट डिसेंट का ऐसे ही कुछ दिखता है, ठीक है? ये आपका रीज़न होता है, जहाँ पे आपको लाना होता है वैल्यू को, प जहाँ पे आपको ऑप्टिमल वेट्स मिलते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में अपनी। इसको आप बोलते हो, इस एरिया को ग्लोबल मिनिमा। मतलब अगर आपका वेट आपके यहाँ पे हैं, ठीक है? अभी आपके वेट की लोकेशन यहाँ है, आपको लाके उसे यहाँ लाना है। तब आप ऑप्टिमाइज़र की मदद से लाओ, कैसे भी लाओ, राइट? तो अ, यहाँ क्या होता है मेनली, आपका ना ये यहाँ नहीं आ पाता, एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट में। क्यों नहीं आ पाता? अब वो वेट में ना मैंने कहा आपको ड्रास्टिक चेंज है, तो वो यहाँ से पहले तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, ठीक है? आपका वेट मान लेते हैं यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज की वजह से वो पूरा इधर नहीं आया, सीधे आगे चले गया, अपनी जगह से भटक के आगे चले गया। फिर वापस ड्रास्टिक चेंज आया, वो यहाँ पहुँच गया आपका। अब ड्रास्टिक चेंज आया, वो वापस यहाँ आ गया। मतलब वो इसके आस-पास घूमता रहेगा ग्लोबल मिनिमा आगे। बस ग्लोबल मिनिमा पे कभी नहीं आ पाता। ये होता है आपके एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट में मेनली, ठीक है? ये तो हो गई जनरल बात। मतलब वो घूमता रहेगा अपने मार्ग से, बट अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच पाएगा, सॉरी मार्ग नहीं, वो अपने लक्ष्य के आस-पास घूमता रहेगा, बट अपने लक्ष्य पे कभी पहुँच नहीं पाएगा। अ, देन बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में पहला कॉज़ तो मैं बोलूँगा वही वेट इनिशियलाइज़ेशन वाला। आप अगर आपने वेट इनिशियलाइज़ेशन आपकी पुअर है, मतलब अच्छे से नहीं किया आपने, वही वैनिशिंग ग्रेडिएंट वाली बात यार, ठीक है? सेम रीज़न कि आपने शुरुआत में ही वेट्स इतने बड़े कर दिए
क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो रैंडमली वेट उठाता है मॉडल आपका शुरुआत में। अब वैनिशिंग ग्रेडिएंट के केस में उसने छोटे वेट्स उठा दिए थे। एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट पे उसने बड़े वेट उठा लिए शुरुआत में ही। वो शुरुआत में ही बड़े वेट्स हैं, तो उनको कम करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, वो कम होते भी नहीं है, ठीक है? तो उसने जो शुरुआत में ही वेट उठाए, स्टार्टिंग वेट्स आर टू बिग। इसको मैं इसको हटा देता हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। स्टार्टिंग वेट्स आर बिग, ठीक है? दूसरा रीज़न ये है टू मैनी लेयर्स, ठीक है? टू मैनी लेयर्स। इसमें भी है वो लेयर्स का चक्कर, ठीक है? अब खासकर ये कहाँ होता है आपका? आरएनएन में फेस करना पड़ता है आपको। मेनली आरएनएन में फेस करना पड़ता है आपको, ठीक है? बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आपने उसमें भी बताया था कि टू मैनी लेयर्स की वज़ह से होता है, इसमें भी बोल रहे हो टू मैनी लेयर्स से। डिफ़रेंस कहाँ है? डिफ़रेंस यहाँ है, मैथमेटिकली देखना तब ज़्यादा समझ आएगा ये लेयर्स वाला कि कैसे डिफ़रेंस है वो। मे बेसिकली इनके एक्टिवेशन फ़ंक्शंस लाते हैं वो डिफ़रेंस। वहाँ पे जो आपका एक्टिवेशन फ़ंक्शन था, वो था आपका सिग्मॉइड और 10H, ठीक है? तो सिग्मॉइड और 10H से जब आप बैक प्रोपेगेट करते हो, पीछे की तरफ आते हो, ठीक है? तो उसमें आपकी वैल्यूज़ घटती रहती हैं। बट यहाँ देखना, जब आप मैं बोलूँगा मैथमेटिकल देखो यार, इसका तो देख लेना एक्सप्लोडिंग का। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये टू मैनी लेयर्स वाला कंसेप्ट कि वो क्यों बढ़ रही है और वैनिशिंग ग्रेडिएंट से कैसे अलग है, ठीक है? अब मैं यहाँ समझाऊंगा तो कंफ्यूज ही होगे, बट ये प्रॉब्लम आरएनएन में कॉमन है। आपके नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में ज़्यादा नहीं पाई जाती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट। हाँ, बट आरएनएन से अगर आप बना रहे हो, जो कि हम आगे जाके बनाएंगे ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलती है प्रॉब्लम। तीसरा रीज़न ये है कि आपने जो लर्निंग रेट इनिशियलाइज़ कर रखा है, वो आपने बहुत हाई ले लिया है, ठीक है? तो हाई लर्निंग रेट, अब लर्निंग रेट क्या होता है, तो एमएलपी वाली वीडियो देख लो यार। तो हाई लर्निंग रेट आपने कर दिया सिलेक्ट। अब लर्निंग रेट आपको पता है लॉस ग्रेडिएंट से इनटू होता है। अगर आपने लर्निंग रेट ले लिया 100, जनरली इतना नहीं रहता है, 0.1 0.01 रहता है। मतलब मान लो आपने 100 ले लिया, बहुत हाई ले लिया, तो वो 100 से आपका लॉस ग्रेडिएंट इनटू होगा, तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम तो होने नहीं वाली। तो वो 100 से इनटू होके उसके लॉस ग्रेडिएंट की वैल्यू और बढ़ती रहेगी, और वेट में और ड्रास्टिक अपडेट्स होते रहेंगे। तो ये ना आप एमएलपी वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वेट अपडेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें ऐसा होता है, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ पहले। डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फा, अल्फा ये आपका लर्निंग रेट है, ठीक है? और ये डी एल बाय डी डब्ल्यू, ये आपका ग्रेडियंट है, ठीक है? तो ये दोनों इंटू हो रहे हैं आपस में, ये देखो, ठीक है? तो अगर इन दोनों में से कोई भी बड़ा होगा तो दिक्कत तो वो है ही, उतना ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा, चाहे वो अल्फा बड़ा हो, चाहे आपका वेट बड़ा हो। वेट का मतलब लॉस ग्रेडियंट बड़ा हो। तो आप इतनी तो साइंस सॉरी मैथ्स लगा ही लो कि समझ जाओ कि कौन से वैल्यू बड़े होने पे आपका ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। अब आपने कॉज बता दिए, फिक्स भी बता दो कि ठीक कैसे करना है इसे। तो फिक्स इसका वही है, पहला तो जो मैंने आपको बताया, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स का यूज करो। वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स का, और कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया था। जेवियर, आप उसे ग्लोरॉड भी बोलते हो, वो मैंने पहले लिख दिया वहाँ। और दूसरा आपका ही इनिशियलाइजेशन, ठीक है? तो इन दोनों का यूज़ करो। वीडियो चाहिए तो कमेंट में करो, अगर अच्छे खासे लोगों ने कमेंट किया तो मैं ऑफ कोर्स वीडियो बना दूंगा इसमें। आई थिंक मैंने ही को तो ऑलरेडी कवर कर भी रखा है मशीन लर्निंग के टाइम, आई थिंक। तो अगर मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दूंगा, अगर होगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको क्रॉप करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? दूसरा आपका ये हो सकता है कि आप बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर्स का यूज़ करो, ठीक है? अब बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर्स क्या होंगी, जब आपका जो वेट है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है? तो जो पीछे की तरफ आएगा ना, उसको कम कर देगा, मतलब काफ़ी अच्छा खासा उसको नॉर्मलाइज़ कर देगा वैल्यू को। तो ना आपका ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो वेट अपडेट उतने ड्रास्टिक नहीं रहेंगे आपके, ठीक है? तो आपका बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर। अब जब हम बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर पढ़ेंगे ना, तब आपको यूज़ पता चल जाएगा कि बैच नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। नाम में कुछ नहीं है, टर्म याद रखो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो इतनी बार, ठीक है? आपने
मशीन लर्निंग में बहुत बार देख चुके हैं नॉर्मलाइजेशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करती है? वैल्यूज़ को स्केल डाउन करती है। इन शॉर्ट यही करती है। अगर कोई वैल्यू 0 से 100 के बीच में है, तो उसको 0 से 1 के बीच में ले आएगी, ठीक है? ये करती है आपकी। तो सेम काम ये भी करता है, बस ये एक लेयर होती है जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है? तो ये आपकी बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर आप यूज़ करो, इससे ठीक हो जाएगा। अब इसका मैथमेटिकल समझते हैं, ये समझो मेन। इसका मैथमेटिकल देख के जाओ, वैनिशिंग ग्रेडियंट छोड़ दिया कोई बात नहीं, इसका मत छोड़ो, ठीक है? इसका मैथमेटिकल देखो आपको सारे क्लियर हो जाएँगे कि वो टू मैनी लेयर्स वाला रीज़न यहाँ पे भी क्यों आ रहा है। जब वो वैनिशिंग ग्रेडियंट में भी वही रीज़न है, तो उसमें भी क्यों आ रहा है। तो पहले तो कुछ एज़्यूम कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है? मैं वही ले रहा हूँ कि हमारे पास 3 लेयर्ड नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है अपना, जो पुराने वाले केस में भी था, ठीक है? इस बार वेट ले लेते हैं अपना सारी लेयर्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर सबके लिए वेट हमारा सेम रहेगा, वो है हमारा 3, ठीक है? इनपुट ले लेते हैं हम अपना x इक्वल टू 1, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन हमारा रहेगा रेलू, ठीक है? क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है एक्सक्लूडिंग ग्रेडियंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिग्मॉइड के साथ होगा, जनरली रेलू के साथ भी होता है ये, ठीक है? क्योंकि आप आरएनएन्स में तो रेलू का यूज़ करते हो, बट वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जिनको नहीं पता रेलू का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफएक्स, ठीक है? आप इसमें अगर पास करोगे कुछ भी, तो आपको ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? हमारे पास 3 लेयर्स हैं, तो पहले फॉरवर्ड प्रोपागेट करते हैं। सबसे पहले तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन होती है ना, मतलब वही हमें मतलब जेड और एक्टिवेशन फंक्शन लगाने हैं, जो हमने वैनिशिंग ग्रेडियंट में भी देखा। सबसे पहले आपकी फर्स्ट लेयर के लिए, फर्स्ट लेयर मतलब वही आपकी इनपुट लेयर, तो आप Z1 कैलकुलेट करोगे, Z1 यानी W1 X1, ठीक है? W आपका 3 है, X आपका 1 है, तो ये आपका 3 आएगा। अब एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे, अब मैं A से दिखा रहा हूँ एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट, तो आप डालोगे मैक्स, ठीक है? 0, x की जगह पे आप डालोगे ये इसका जो आउटपुट आया z का 3। अब मैक्स फंक्शन लगा रखा है, 0 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इसका आउटपुट आएगा 3, ठीक है? अब सेकंड लेयर चलते हैं, z2 निकालोगे, w1 x1, w तो मैंने कहा सबके लिए 3 ही है। अब x1 मतलब x इस फर्स्ट लेयर का आउटपुट सेकंड लेयर के लिए इनपुट बनेगा, तो इसका ये आउटपुट था, अब ये इसके लिए इनपुट बन जाएगा, 3 3 जा 9। अब इस पे भी आप वही लगा दो, मैक्स 0, 9, तो 9 बड़ा है, तो A2 आपका आएगा 9, ठीक है? मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। थर्ड लेयर आपकी Z3 निकालोगे, W1 X1, W मैंने कहा सब लेयर के लिए 3 है, और सेकंड लेयर का आउटपुट आपकी थर्ड लेयर के लिए इनपुट बन जाएगा, तो इसका आउटपुट ये है 3 इंटू 9, तो ये आपका आएगा 27, राइट? अब इस पे आउटपुट पे वो लगा दो एक्टिवेशन फंक्शन, तो मैक्स 0, 27, तो 27 ही आएगा, 0 बड़ा है 27 बड़ा है, तो ये आपका आउटपुट है आपके फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जो आपको बाहर मिल रहा है, एट द एंड आउटपुट लेयर के बाहर मिल रहा है जो, ठीक है? आपको 27 दे रहा है वो, ठीक है? ओके, सो अब बात करते हैं बैक प्रोपगेशन की, ठीक है? अब बैक प्रोपगेशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि अ, जो आपका लॉस फंक्शन है, जो आपका लॉस फंक्शन है, वो आपका है MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। अब वो ऐसा दिखता है कुछ y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, ऐसे दिखता है, ठीक है? अब आप क्या करोगे, अब देखो मैं वो स्टेप्स नहीं कर रहा सारे, आप पहले लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, जो मैं लॉस फंक्शन वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मतलब बैक प्रोपगेशन में ऐसे ही करते हो, आप पहले लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है? फिर उस डेरिवेटिव में एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है? फिर पीछे की तरफ चलते हो, फिर आप विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट निकालते हो, विद रिस्पेक्ट टू वेटेड सम निकालते हो, ये सब करते हो आप, ठीक है? तो वैसे अगर हमने किया और हमें मिला dl/dz3, ठीक है? मतलब थर्ड लेयर के रिस्पेक्ट पे जो आपकी आउटपुट लेयर है, इस पे हमें मिला 1, ठीक है? तो ये हमारा जो लॉस है, लॉस ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वेटेड सम है, और वेटेड सम किसका?
थर्ड लेयर का। मान लेते हैं ये आया है, ठीक है। अब वो कैसे आया है मैं आपको एनएलपी वाली वीडियो देख लो यार, समझ जाओगे कि आप पहले लॉस फंक्शन लेते हो, उसका डेरिवेटिव निकालते हो, एक्टिवेशन फंक्शन का लेते हो, फिर पीछे की तरफ चलते हो। पीछे की तरफ जाने में क्या करते हो, पहले आप लॉस फंक्शन का आउटपुट के रिस्पेक्ट पे निकालते हो, ठीक है, डेरिवेटिव। फिर लॉस फंक्शन का इसके टर्म में निकालते हो, वेटेड सम के उसमें। देन लॉस फंक्शन का आप वेट और बायस फंक्शन के उसमें निकालते हो, ठीक है, ऐसे करते हो। तो हमने मान लो वेटेड को उसमें निकाला और 1 निकल गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम अपना लॉस ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू सॉरी लॉस ग्रेडियंट फॉर लेयर 3, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्यों बोल रहे हैं लॉस ग्रेडियंट फॉर लेयर 3? अब अब यहाँ पे अगर कंफ्यूज मत होना, अगर एमएलपी वाली वीडियो देखिए तो नहीं होगे ऑफ कोर्स कंफ्यूज, बट क्योंकि आपका जो ये ऐसे निकालते हो ना आप, मैंने आपको बताया था अ, मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस में निकलते हैं आपके। पहले आप आउटपुट के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है। फिर आउटपुट के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव निकला उसका यूज करके आप ये निकालते हो, वेटेड सम के रिस्पेक्ट पे अपना डेरिवेटिव निकालते हो। फिर जो वेटेड सम का जो आपका डेरिवेटिव मिला है, जो आपका लॉस ग्रेडियंट मिला है, डेरिवेटिव का मतलब वो लॉस ग्रेडियंट ही कहते हैं उसे, ठीक है। जो वेटेड सम का आपको जो लॉस ग्रेडियंट मिला है, जो कि हमारे केस में 1 है, इसका यूज करके आप अपना अ, उसका वो निकालते हो लॉस ग्रेडियंट, अपने वेट का लॉस ग्रेडियंट निकालते हो, ठीक है। अपने वेट का लॉस ग्रेडियंट निकालते हो, ठीक है, समझ गए? बट सिंस में हम ये वेट की तरफ नहीं जा रहे इतना, वरना हमें बहुत सारे वेट इनिशियलाइज करने पड़ेंगे ये सब, तो हम वेटेड सम तक भी हमारा चलेगा, मतलब आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कैसे काम कर रहा है। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं हम आए अपने सेकेंड लेयर पे, ठीक है। अब चेन रूल लगेगी ऑफ कोर्स, ये आपने पता होगा, अप्लाई चेन रूल। अब चेन रूल लगेगी तो क्या होगा, अगर आपको डीएल बाय डी जेड टू निकालना है तो आप वेट से इंटू करते हो, वेट इंटू डीएल बाय डी जेड थ्री, मतलब पुराने वाले लॉस ग्रेडियंट का इस वाले वेट से। वेट हमारी सारी लेयर के लिए 3 है, इंटू ये आपका 1 निकला है, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आया आपका। तो ये आपका क्या है, लॉस ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू लॉस ग्रेडियंट फॉर लेयर 2, ठीक है। अब फर्स्ट लेयर पे चलते हैं। फर्स्ट लेयर पे हम निकालेंगे डी एल बाय डी जेड वन, ऑफकोर्स इसमें भी चेन रूल लगेगा, तो डब्ल्यू इंटू आपका डी एल बाई इससे पहले वाला यानी डी जेड टू, इससे पुरानी वाली लेयर का आप लॉस ग्रेडियंट यूज करोगे। तो ये तो सबके लिए 3 है, मैंने वेट शुरुआत में बोल दिया था, और इस वाले की वैल्यू आई थी ऊपर 3, तो ये आया था आपका 9, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेयर थर्ड में आपका 1 था, पीछे आए तो 3 हो गया, और वापस आए तो 9 हो रहा है, और ऐसा भी छोटे छोटे नंबर से बढ़ रहा है, 1 से सीधा 3, 3 मल्टीपल में बढ़ रहा है। अब आप अगली लेयर जाते हैं ना, अगर इससे पहले आपकी लेयर होती कोई, ठीक है, मान लेते हैं 0th लेयर है कोई, तो 9 इंटू 3 होता 27, ठीक है। फिर और पीछे भी अगर कोई लेयर होती, मान लेते हैं हम 4-5 लेयर का बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क, तो 27 इंटू 3, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपके, इसी से आपका वेट अपडेशन भी होना है। तो जब जब ये वैल्यू बढ़ेगी आपकी, तो ऑफ कोर्स आपकी वेट अपडेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे अगर आप नेक्स्ट लेयर लोगे तो वो 27 बनेगी, फिर 27 इंटू 3 कितना बनेगा, वो जो भी आता रहेगा वो बनाता रहेगा, एंड सो ऑन। तो आपकी वैल्यू क्या होंगी, ड्रास्टिक चेंज, आप खुद भी देखते हो, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। ये क्या है, ड्रास्टिक चेंज है वेट अपडेशन के लिए। अब यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ठीक है, तो अनस्टेबल अपडेशन होगा, अनस्टेबल वेट अपडेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया ना, मतलब वैल्यूज इधर उधर भागते रहेंगी लेकिन कन्वर्जेंस वाले एरिया में नहीं जाएंगी। वेट अपडेट से थोड़ा ऊपर भाग गया, फिर नीचे आएगा, फिर आगे भाग जाएगा, लेकिन कन्वर्जेंस वाले एरिया में नहीं आ पाएंगी। तो अनस्टेबल वेट अपडेशन की वजह से क्या होता है, आपका मॉडल कन्वर्ज नहीं कर पाता, आपका मॉडल कन्वर्ज नहीं कर पाता आपका, ठीक है। तो ये रीजन है। तो आई होप थोड़ा सा मैथमेटिकल मैंने थोड़ा शॉर्टकट्स लिए, क्योंकि मैं वापस तो एमएलपी वाली वीडियो पूरी नहीं पढ़ा सकता ना, तो मेरे को बस ये था कि आपको समझाना है काम कैसे कर रहा है।
अगर आपने एमएलपी वाली वीडियो देखी ना, मेरे को लगता भी नहीं आपको कुछ दिक्कत होने वाली है, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ से लॉस फंक्शन से सीधा शॉर्टकट मार के ये निकाला है सीधा DLY DZ3 एक तरह से अज़्यूम ही किया है, ठीक है? तो अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हो तो आप इन डेप्थ सॉल्व करके निकालोगे ऑफ कोर्स, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, बस समझना ज़रूरी होता है, ठीक है? अ, बस ये समझ लो कि कॉज़ क्या होते हैं, फिक्स क्या होते हैं, मेनली वही होता है, मैथमेटिकल इतना कोई नहीं पूछता, जब तक कि आप रिसर्च वर्क में नहीं जा रहे हो। अब बात कर लेते हैं ग्राफ की, इसका ग्राफ उल्टा होगा, मतलब आपके वैनिशिंग ग्रेडिएंट से उल्टा होगा। ठीक है? टेढ़ी-मेढ़ी लाइन को नज़रअंदाज करें और यहाँ पे हमारा ग्रेडिएंट रहेगा, यहाँ पे हमारी लेयर्स रहेंगी ऑफ कोर्स, यहाँ पे हमारे पीछे की तरफ रहता है आउटपुट लेयर, फिर यहाँ पे मान लेते हैं लेयर 3, यहाँ पे आपकी लेयर 2, यहाँ पे आपकी लेयर 1, यहाँ पे आपकी इनपुट लेयर। मतलब यहाँ पे पहले रहेंगी ऑप्टिमल वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है? ठीक-ठाक वैल्यूज़ हैं। जैसे-जैसे आप पीछे की तरफ जा रहे हो, वैसे-वैसे आपकी वैल्यूज़ स्काई रॉकेट कर रही हैं, ठीक है? ऊपर भाग रही हैं। तो इनपुट लेयर आता तक आपके वेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं, तो मतलब आपके बहुत अनस्टेबल वेट अपडेट हो रहे हैं, ठीक है? आपके जो ग्रेडिएंट हैं, वो ड्रास्टिक इंक्रीज़ कर रहे हैं। ग्रेडिएंट लॉस ग्रेडिएंट कहना ज़्यादा बेटर होगा, लॉस ग्रेडिएंट ड्रास्टिक इंक्रीज़, ठीक है? तो भाई इसी के साथ आपको लॉस ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट में फ़र्क समझ आ गया होगा, कैसे काम करते हैं। ऑल्दो मैथमेटिकली इतना क्लियर नहीं था, बट आइडिया तो हो गया होगा कैसे काम कर रहा है। एमएलपी वाली वीडियो देखिए तो क्लियर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है? तो मैंने ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ आपने एमएलपी वाली वीडियो देखी है। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट होता है, ठीक है? डाइइंग वैल्यू को शॉर्ट में कवर कर लेता हूँ मैं ऐसे ही। फिर मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। इतना कुछ है नहीं इसमें। डाइइंग वैल्यू का मतलब मैं बताता हूँ, जनरल बात कर लेते हैं पहले। डाइइंग वैल्यू, देखो नाम से पता चल रहा है डाइइंग वैल्यू। अब ये क्या होता है डाइइंग वैल्यू आपका? पहले तो आप देखो रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो कैसा दिखता है, अभी मैंने बताया फॉर्मूला उसका, वो कैसा होता है? मैक्स 0 या फिर जो भी z की वैल्यू वो दो। मतलब अगर आपने z से पास किया 4, ठीक है? अगर आपने पास किया 4 तो आउटपुट क्या देगा ये बाहर? 4 ही देगा। अगर आपने 5 पास किया तो आउटपुट क्या देगा? 5 ही देगा। अगर आपने -1 पास किया तब क्या देगा ये? 0 बड़ा है, -1 बड़ा है? 0 बड़ा है। अगर मैंने -2 दिया तो भी 0 देगा, -4 दिया तो भी 0 देगा। मतलब जब-जब वैल्यू नेगेटिव में है, जब-जब वैल्यू नेगेटिव में है तब-तब ये हमेशा 0 देगा और यही 0 आपके डाइइंग वैल्यू प्रॉब्लम लाते हैं, ठीक है? अब हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी z की वैल्यू पॉजिटिव ही रहे। अगर आप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी z की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी। बट क्या हर नेगेटिव को 0 कर देना सही तरीका है? नहीं। इसी की वजह से आपकी डाइइंग वैल्यू प्रॉब्लम आ रही है। तो दिक्कत क्या है डाइइंग वैल्यू से? आ भी रहे हैं 0 तो क्या हो गया? 0 नंबर नहीं है क्या? देखो 0 नंबर है ऑफ कोर्स, बट ये होता है कि जब आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स आपको 0 दे रहे हैं एज़ अ आउटपुट, ठीक है? तो आप क्या करते हो जब बैक प्रोपगेशन कर रहे हो, जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, तो आप उन मॉडल्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 0 दे रहे हैं ना। वो इनटू भी होंगे तो 0 से इनटू होंगे और 0 से इनटू होके वो ओवरऑल को भी 0 ही बना देंगे। तो क्या फ़ायदा है आपका? ठीक है? तो इसका मैं पहले कॉज़ बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ। कॉज़ तो इसका एक ही है कि रैलू, रैलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करोगे तो ये आएगा, ठीक है? नाम में ही है डाइंग रैलू, तो ऑफ कोर्स वो रैलू की वजह से ही हो रहा है। तो फिक्स क्या है? फिक्स भी अगर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन वाली वीडियो देखी है तो समझ गए होंगे। तो आप लीकी रैलो का यूज़ कर सकते हो। वो बेसिकली एक टर्म को इंट्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपका 0 नहीं रहेगा। ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बट 0 नहीं रहेगा, ठीक है? फिर आपके पैरामेट्रिक रैलो रहते हैं, ठीक है? फिर आपका एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रैलो रहता है, इसको हम एलू बोलते हैं, ठीक है? तो ये 3 आपके इनको इनको यूज़ कर लो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है डायंग रैलो वाली। अब बेसिकली क्या होता है, मैं आपको अगर न्यूरल नेटवर्क से समझाऊँ, मान लेते हैं यहाँ पे इनपुट लेयर है,
ये कुछ 2 न्यूरॉन थे हमारे पास, ये हिडन लेयर है, ठीक है? 2 हिडन लेयर ले लेते हैं, ठीक है? हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 और यहाँ पे एक आउटपुट लेयर है जो आउटपुट भेज रही है। इनको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी कनेक्ट कर लिया, इसको भी कनेक्ट कर लिया एंड इसको भी कनेक्ट कर लिया। होगा क्या बेसिकली यहाँ, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से आउटपुट जा रहा है, ठीक है? इनपुट जा रहा है, अच्छी बात है, जाएगा ही ऑफ कोर्स। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब मान लो आप यूज़ कर रहे हो इस वाले पूरे उसमें रेलू का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आई है इस वाले में, ठीक है? अब नेगेटिव वैल्यू आई है तो रेलू तो आपको क्या भेजने वाला है? रेलू क्या भेजेगा अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो? ऑफ कोर्स वो आपको 0 भेजने वाला है। तो यहाँ से आपका जो आउटपुट जा रहा है वो 0 जा रहा है। यहाँ से भी जो आपका आउटपुट जा रहा है 0 जा रहा है। सेम यहाँ पे भी मान लेता हूँ मैं, यहाँ से भी 0 जा रहा है। यहाँ पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, आपके Z के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो यहाँ से भी 0 जा रहा है, यहाँ से भी 0 जा रहा है, ठीक है? अगली हिडन लेयर है। अब यहाँ पे आउटपुट ही 0 आ रहा है, ठीक है? अब ऐसा होता है ना मैक्स 0,0, ठीक है? अब वापस यहाँ पे Z कैलकुलेट हुआ। अब Z कैसे होगा? W1 इंटू X1। अब ये X1 आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है? X1 क्या होता है जनरली, जो पुरानी लेयर का आपका आउटपुट आ रहा है, वो इस वाली लेयर का इनपुट रहता है, ठीक है? तो ये तो 0 आ गया, तो ओवरऑल Z भी क्या बन गया 0। अब वही Z वाला 0 आपके यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये ओवरऑल भी 0 आ गया। तो ये वाला भी आपका 0 भेजेगा, सेम इसके साथ होगा, ये भी 0 भेजेगा, ठीक है? अब ये 0, 0 भेज के वो पूरी 0 की लाइन ही लग गई वो। अब अब 0 की लाइन लग गई फॉरवर्ड प्रोपगेशन में, तो बैक प्रोपगेशन होते समय भी सारे आपके जो वेट अपडेट होंगे वो 0, 0, 0, 0 होते रहेंगे। तो इसकी वजह से ये आपकी डाइंग वैल्यू प्रॉब्लम आती है, ठीक? तो मतलब ना कोई वेट अपडेट होने वाला है, ना कुछ होने वाला है, बैक प्रोपगेशन ना के बराबर है, ठीक है? जनरली जब आपके Z आपकी नेगेटिव वैल्यू थ्रो करता है, ये तब आती है। इतनी कॉमन भी नहीं है प्रॉब्लम, बट जब आ जाती है तो हम लीकी वैल्यू से ठीक कर लेते हैं इसे, ऐसा कुछ नहीं है। लीकी वैल्यू यूज़ कर लो तो हमारा फिक्स है, बट मेजॉरिटी ऑफ केस में वैल्यू चलता है यार, ठीक है? तो यही था आपका, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा वैनिशिंग ग्रेडियंट, देन एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, देन डाइंग वैल्यू। इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको वेट इनिशियलाइजेशंस की वीडियो चाहिए थोड़ी इन डेप्थ तो अच्छे खासे कमेंट करो यार, 100 व्यूज़ भी पार नहीं हो रहे किसी वीडियोज़ में अब तो ठीक है? और ये है कि अगली वीडियो में मैं सारी लेयर्स का जो हम एएनएन में यूज़ करते हैं, अब हम ना वीडियोज़ को डिवाइड करेंगे। एएनएन, अब आपका एएनएन चलेगा पहले, ठीक है? ये तो हो गई बेसिक बात है, ये एएनएन ही पढ़ रहे हैं हम अब तक जो पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अब एएनएन को हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे, फिर एएनएन का प्रैक्टिकल में जाएँगे, फिर सीएनएन, फिर आरएनएन, फिर ऐसे करके और भी जो मॉडल्स हैं, सबको एक-एक करके कवर करेंगे, जो भी डीप लर्निंग में आज तक बने हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू।